A very good morning to all of you। 9th of May 2024 आज 2:37 के अराउंड हो गई थी मेरी सुबह। अब आपके मन में फिर से वही सवाल होगा कि जब सुबह 2:30 बजे के आसपास मैं उठ रही हूँ तो रात को कितने बजे सोई होंगी। बहुत सारे सवाल है आप लोगों के कि कितने घंटे मैं सोती हूँ, कितने बजे मैं सोती हूँ। सोने का टाइम मेरा फिक्स नहीं है, रात को डिपेंड करता है दिन में कितना पढ़ाई हुई, रात को कितना करनी है, कितना टारगेट रहता है। लेकिन मेरा एक चीज़ फिक्स है कि रात को मैं 5 आवर्स सोती हूँ, 5 घंटे का पूरा एक टाइमर लगाती हूँ और 5 घंटे की नींद रात की होती है। किसी ने पूछा है कि मैक्सिमम आप कितने घंटे पढ़ते हो, तो डियर पढ़ाई करने का अगर मैं मैक्सिमम बोलूँ तो 12 आवर्स भी मेरा कभी कभी गया है, बहुत रेयर गया है, नहीं 12 घंटे रोज़ तो नहीं हो पाते। हाँ 9 घंटे रोज़ डेली कोशिश करती हूँ पढ़ाई करने की। लेकिन 9 घंटे पढ़ाई तब होती है जब आपके पास पढ़ाई करने के लिए, अपने काम के लिए, मतलब अपनी सिर्फ पढ़ाई के लिए कम से कम आपके पास 11 घंटे हों। 11-12 घंटे जब आपके पास फ्री होते हैं ना, तब जाके आपकी 9 घंटे की वो सही वाली पढ़ाई होती है। क्योंकि अगर आपके पास 11 घंटे हैं तो 9 घंटे आप लगातार पढ़ाई तो नहीं कर सकते, ना 11 घंटे कर सकते। जब वो 11 घंटे आपके पास फ्री हैं, उनमें आप फिर थोड़ा बहुत ब्रेक लेते हो, उन ब्रेक को माइनस करके 9 घंटे आपके बचते हैं। अगर आपके पास 9 घंटे फ्री टाइम है तो 9 के 9 घंटे आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीच बीच में आपको ब्रेक्स भी लेने होंगे। तो इसलिए जिसके पास 9 घंटे हैं फ्री, वो 7 घंटे पढ़ सकता है। लेकिन जिसके पास कम टाइम है ना, लाइक 2 घंटे है किसी के पास पढ़ाई करने के लिए, वो पूरे के पूरे 2 घंटे पढ़ाई कर सकता है, क्योंकि 2 घंटे वाली पढ़ाई में हमें इतना ब्रेक नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे 3 घंटे 4 घंटे से लेकर ज़्यादा टाइम की पढ़ाई होती है, वहाँ पे हम लॉन्ग सीटिंग इतना नहीं दे पाते। 3 घंटे मैक्सिमम दे पाएंगे, लेकिन उसमें भी मुझे लग रहा है कि पानी के लिए ब्रेक लेना, 5-10 मिनट के ब्रेक की नीड होगी। लेकिन हमें ना धीरे धीरे अपने एग्जाम के हिसाब से अपनी सीटिंग आवर्स को बढ़ा लेना चाहिए। कैसे हमें लॉन्ग सीटिंग आवर्स करनी है, लास्ट वीडियो में मैंने इस चीज़ पे बात की थी। ये है वो एलोवेरा और आंवला का जूस, जिसके बारे में आप कमेंट में मुझसे पूछते हैं कि आप सुबह सुबह कौन सी ड्रिंक पीते हो। तो सिंपल एलोवेरा और आंवला, एक एक ढक्कन और फिर थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसको मैं पीती हूँ। किसी ने पूछा है कि 32 इयर्स की एज है तो कौन सा एग्जाम दे सकते हैं। मुझे लगता है कि आप टीचिंग एग्जाम दे सकते हैं, साथ के साथ आप स्टेट पीसीएस दे सकते हैं, और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यूपीएससी भी दे सकते हैं। किसने लिखा है कि आई एम 1993 बोर्न, कैन आई गिव यूपीएससी 2025 फ्रॉम जनरल। जी 2025 में अगर आप 93 में बोर्न हैं तो आप शायद नहीं दे सकते, क्योंकि 1 अगस्त से काउंट होता है एज। मेरा 94 का बर्थ है, 2025 में मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा, फर्स्ट और लास्ट, और आपका मेरे ख्याल से 2024 लास्ट अटेम्प्ट होगा। डिपेंड करता है कि आपका बर्थ कौन से मंथ में है। अगर अगस्त के बाद है तो शायद आप दे सकते हो, फिर भी एक बार कंफर्म कर लेना आप किसी से। यार किसी किसी के ना बड़े अजीबो गरीब कमेंट होते हैं, प्लीज बुरा मत मानिएगा, आई एम जस्ट किडिंग। किसने लिखा है कि मुझे बैठकर पढ़ाई नहीं की जाती, मुझे लेटकर पढ़ाई करने की आदत है, मैंने बहुत कोशिश कर ली लेकिन छुटती नहीं है। डियर कोई बात नहीं, आपकी लेट के अच्छे से पढ़ाई हो रही है तो आप कर लीजिए। यार पढ़ाई होने से मतलब है, लेट के करो बैठ के करो, मतलब कैसे भी कर लो, पढ़ाई हो जानी चाहिए। वैसे लेट के ज़्यादा देर पढ़ा तो नहीं जाता, क्योंकि सुस्ती आलस जैसा आ जाता है, बट फिर भी अगर आप सिर्फ और सिर्फ लेट के ही पढ़ाई करते हैं तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मतलब ये डिपेंड करता है आप पे कि मतलब आपसे ऐसे होती है तो आप कर लो। यार पढ़ाई करने से मतलब है दिमाग में चीज़ें जानी चाहिए, आपको याद होना चाहिए। आफ्टर ऑल एग्जाम में आपको याद आने वाली चीज़ें काम आएंगी, वो चाहे आप लेट के करो बैठ के करो, वो आपकी मर्जी है। किसी ने पूछा है कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए दी। जी मेरा एनवायरनमेंट कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद पॉलिटी मैंने अभी कंप्लीट नहीं की है। और किसी ने ये भी पूछा था कि पॉलिटी में दीदी आपको बहुत टाइम लग गया। जी हाँ डियर, मैंने सोचा था कि 1 महीने में पॉलिटी कंप्लीट कर लूंगी, लेकिन ये तीसरा महीना चल रहा है और मेरे को लग रहा है कि ये 3rd मंथ का भी एंड आ जाएगा, क्योंकि मेरे जो प्लान में ना थोड़ा बहुत चेंजेस हो गए। पहले मुझे लगा था कि लक्ष्मीकांत में रीड करूंगी, उसके बाद अपने पेपर जो GS2 है उसके नोट्स बनाऊंगी और हो जाएगा। लेकिन मैंने पहले लक्ष्मीकांत का 1-2 चैप्टर रीड किया, और कुछ कुछ चीज़ें थी जो मेरे सिर के ऊपर से जा रही थी, क्योंकि यार एक टेक्निकल बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करती हूँ और पॉलिटी पढ़े हुए इतने साल हो गए, मेरे को सच्ची में समझ में नहीं आ रही थी चीज़ें। तो मेरे को लगा कि मुझे एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए। मैंने 6 से 12th क्लास की सारी एनसीईआरटी सारे चैप्टर पढ़ लिए, जिसमें मेरे को लग गया टाइम काफ़ी सारा। उन पे क्वेश्चन भी अटैम्प्ट किए जो MCQs होते हैं, तो काफ़ी टाइम उन पे लग गया। और फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी जिसको M लक्ष्मीकांत स्टार्टिंग में समझ में नहीं आए, जिनका आर्ट बैकग्राउंड है ना, जिन्होंने पहले 11th 12th और BA वगैरह किया हुआ है, उनको चीज़ें आसान रहेंगी, वो चाहे आप M लक्ष्मीकांत डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। लेकिन
मैं जैसे मैं बीटेक से बिलोंग करती हूँ, बीटेक में ग्रेजुएशन किया हुआ है मैंने, तो मेरे को समझ में नहीं आती चीज़ें। तो फिर मैंने ना ये गलती कर दी कि 6th क्लास की एनसीईआरटी उठा ली। अगर आप 11th क्लास की एनसीईआरटी कर लेंगे ना तो मोर देन सफिशिएंट है। आप 11th क्लास की एनसीईआरटी कर लें, उसके बाद एम लक्ष्मीकांत आप पढ़ाई पढ़ लें, एक बार ही पढ़ लें, और उसके बाद अपने नोट्स बना लें सेकेंड टाइम में, क्योंकि आप एम लक्ष्मीकांत इतनी मोटी बुक है ना, आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते बार बार, आपको अपने नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। और अपने नोट्स आप मेंस के पेपर के हिसाब से बनाना। प्री के लिए नोट्स बनाने की इतनी नीड नहीं होती। प्री के लिए चीज़ें एक दो बार पढ़ाई करनी है, उसके बाद एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं जितना हो सकता है, और मॉक टेस्ट दे देने हैं जब प्री पास में हो। लेकिन आपको मेंस के लिए अपने नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि बिना नोट्स बनाए आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो मेरे को इसलिए टाइम लग गया डियर कि पहले हम लक्ष्मीकांत थोड़ा सा रीड किया, फिर 6 से 12th क्लास तक की सारी एनसीईआरटी, उनके सारे चैप्टर, फिर एम लक्ष्मीकांत को पूरा कंप्लीट रीड किया, और उसके बाद अभी नोट्स बना रही हूँ। और ये महीना भी मेरा चला जाएगा नोट्स बनाने में। और मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ ना कि कभी भी रिजिड प्लान मत बनाओ पढ़ाई करने का, क्योंकि खुद नहीं पता होता दिन कैसे जाने वाला है। नॉर्मली मेरा बेटा स्कूल जाता था और मैं दिन में पढ़ाई करती थी उस हिसाब से। आज मैंने सुबह उसकी सारी तैयारियां कर ली, उसको ब्रेकफास्ट करा दिया, उसको टिफिन पैक कर दिया, और जब उसका स्कूल जाने का टाइम नजदीक आया तो महाशय जी स्टार्ट हो गए कि मेरे को नहीं जाना है। मेरे को एक बार तो थोड़ा सा अजीब सा लगा, थोड़ा गुस्सा भी आता है मन में, लेकिन फिर मेरे को लगा कि यार इतने साल हो गए, इसने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना, लेकिन आज फर्स्ट टाइम बोला, तो फिर मैंने इसका मतलब ऑफ करवा लिया आज। लेकिन मेरे को एक बार लगा था कि इसको थोड़ा सा फील करवाती हूँ मैं कि घर पे रह के कितना बोर होगा और खेल नहीं पाएगा। लेकिन फिर मेरे को लगा कि यार एक दिन को बात है, कोई बात नहीं, आज मतलब मस्ती करने देते हैं इसको। मतलब कहीं ना मन में उधेड़ बुन खुद के ही चलती रहती है। इसलिए आप कभी भी किसी चीज में ऐसे हो ना कि मतलब कोई चीज ऐसे आपके मन में आ रही हो किसी भी चीज से रिलेटेड, तो जो पॉजिटिव भावना है ना उसके साथ जुड़े रहना। मतलब मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ, कि जैसे बहुत गुस्सा आता है कि सुबह आप सारी तैयारियां करो और उसके बाद बच्चा ऐसे मना कर दे, लेकिन वो एक बार ही को आएगा, लेकिन तुरंत आपको अपना माइंड ना पॉजिटिव चीजों की तरफ डाइवर्ट कर देना है कि ठीक है कोई बात नहीं, बच्चा है और एक बार इसने ऐसा बोला है, कुछ इसके मन में रहा होगा, हम छोटे थे हमारा भी मन करता था कभी कभी ऑफ लेने का। तो एक मतलब मैंने जैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में खुद का माइंड डाइवर्ट कर लिया। हम ऐसे हर चीज में कर सकते हैं। हमें एकदम से गुस्सा आता है, किसी और बात पे भी आता है, लेकिन वो गुस्सा ना कहीं हमारा नुकसान कर जाता है, वो नेगेटिविटी हमारा नुकसान कर जाती है। उस नेगेटिविटी के कुछ देर बाद तक हमारे कुछ घंटे इतने खराब हो जाते हैं, लेकिन वहीं पे हम हर बात में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करेंगे तो उससे हमारा ही फायदा होगा। किसने लिखा है कि मैं लास्ट कुछ दिनों से आपके वीडियोस देख रही हूँ, बहुत इंस्पायर होती हूँ, कुछ देर के लिए नेगेटिविटी भाग जाती है दिल से दिमाग से, लेकिन पर्सनली प्रॉब्लम शेयर करना चाहती हूँ। मेरी शादी को 16 ईयर्स हो गए हैं, हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब पर हैं, हर सुख सुविधा है, लेकिन मैं डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस होता है घर में और बहुत हद लेवल तक होता है। इन्होंने लिखा है मैंने बीएड किया है, एमएड किया है, 7 साल से स्टडी से अभी दूर हूँ और अभी बच्चे बड़े हो गए हैं थोड़ा। जब घर में माहौल खराब होता है तो दोनों बोलते हैं कि मम्मा कुछ कर लो, हम यहाँ सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। स्टडी इम्पैक्ट अच्छा है मेरा, बट मेन प्रॉब्लम है कि माइंड में सुकून नहीं है, कैसे शुरू करूँ सिस, प्लीज हेल्प मी। अब जैसे इन्होंने एक कमेंट लिखा है कि मतलब 2 बच्चे हैं और घर में माहौल ठीक नहीं है और बच्चे बोलते हैं कि हम यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। ये लाइनें मैं उसके लिए दोबारा पढ़ रही हूँ जिन्होंने मेरे को मैसेज किया था कि दीदी ये बताइए कि बच्चा 1 होना ठीक है या 2 होने ठीक है। अब आप सोचें कि इससे इस बात का क्या लेना देना। बात का लेना देना ये है कि ये मैटर ही नहीं करता कि बच्चा 1 है या 2 है। या फिर किसने लिखा था कि मेरे पास 2 लड़कियां हैं, लड़की होनी चाहिए, किसने लिखा था कि लड़का होना चाहिए। बिल्कुल भी ये मतलब ये बातों पे ना कोई चीज़ डिपेंड नहीं करती, खुशियाँ डिपेंड नहीं करती कि लड़का 1 है, 2 हैं, 2 बच्चियां हैं, कि मतलब कितने बच्चे हैं। डिपेंड ये करता है कि आपके घर का माहौल कैसा है, आप बच्चों को माहौल कैसा दे रहे हो। आपको पता है बच्चा 1 हो या बच्चे 2 हो या इससे भी ज़्यादा हो या फिर ना हो, सबसे मेन मैं आपको चीज़ बता रही हूँ कि जब भी हम बच्चा करते हैं तो बच्चे को पैदा करना सच में बहुत आसान है। आप बोलूँगी ये कैसे बोल रहे हो, 9 महीने पेट में रखना फिर डिलीवरी करना कितना मुश्किल होता है। डियर मैं फिर यही बोलूँगी कि प्रेगनेंसी डिलीवरी फिर भी आसान है, उसके बाद की जो स्टेज होती है ना, जब हमें जिम्मेवारी संभालनी होती है और हमें बोला जाता है कि बस अभी बच्चा हो गया ना, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी बच्चा बस 1-2 साल में बड़ा हुआ और फिर तुम अब कुछ भी कर सकती हो अपना। लेकिन जब हम प्रेगनेंसी स्टेज में होते हैं, हमारे ऊपर बच्चे की कोई जिम्मेवारी नहीं होती, हमारे ऊपर सिर्फ खुद की केयर करने की जिम्मेवारी होती है। हम खुद की केयर करते हैं, बच्चे की केयर अपने आप होती रहती है। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है, छोटा होता है, तब भी इतनी जिम्मेवारी नहीं होती, क्योंकि बच्चा सिर्फ सोता है, दूध पीता है माँ का और फिर सोता है, थोड़ी बहुत अपना मतलब डेली रूटीन जो होते हैं वो करता है। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहां पे बढ़ती रहती हैं। और सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है आपकी क्या है? बच्चे को पीस देना।
अगर घर में पीस नहीं है, घर में शांति का माहौल नहीं है, उसके दिमाग पे जो बुरा असर पड़ रहा है ना, आप जो ये सोचते हैं ना कि लेडीज स्पेशली कि हमारे साथ ना डोमेस्टिक वोलेंस हो रहा है, मार पिटाई होती है और हमें बहुत बुरा लगता है, जितना बुरा आपको लगता है, जितना आप झेल रहे हो, आपका बच्चा कहीं ज्यादा झेल रहा होता है, वो किसी को बोल नहीं पाता। और यहाँ पे इनके बच्चे बड़े होंगे जो उन्होंने अपनी मम्मी को बोल दिया होगा कि मम्मी आप कुछ कर लो, लेकिन नहीं तो हम यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो मतलब आप सोच सकते हो कि बच्चों के माइंड पे कितने बुरी तरीके से असर पड़ा होगा। मैं ये कहती हूँ कि आज के टाइम में ना सबसे घिनौना काम, सबसे बुरा जो चीज हम करते हैं वो यही चीज करते हैं कि बच्चा पैदा करके और बच्चे को एक शांति का माहौल नहीं दे सकते। मुझे लगता है कि दुनिया में इससे घिनौना अपराध हो ही नहीं सकता। बहुत घिनौने अपराध होंगे, आप शायद डिबेट भी कर ले मेरे साथ इस बात पे, कमेंट भी कर दें, लेकिन मैं फिर यही बोलूंगी, किसी इंसान को, किसी छोटे से जीव को धरती पे ले आना और उसके बाद उसको वो वाली लाइफ ना दे पाना, ये कितना बड़ा अपराध है। आप ये जानते हुए भी कि आपकी लाइफ कैसी है और उसके बाद ये अपराध करते हो सिर्फ समाज को दिखाने के लिए कि ठीक है, मतलब समाज हमें ये बोलेगा कि अच्छा ठीक है, ये मतलब माँ बन गई या फिर ये पापा बन गए, इनका वंश आगे चल पड़ा, मतलब जो कुछ भी समाज की बातें होती हैं। लेकिन जो उस बच्चे पे बीत रहा होता है, अगर घर का माहौल ठीक नहीं है, तो ये मैं दूसरों के लिए नहीं बोल रही, ये मेरे लिए, हर किसी के लिए डिपेंड करता है। अब जिसने मेरे को ये सलाह दी थी ना कि आपको एक और बच्चा कर लेना चाहिए, नहीं तो आपका एक बच्चा जो है वो अकेला रह जाएगा, डियर मैंने खुद को ये माना था। पहली बात तो शादी होते ही मेरे को था ही नहीं कि मेरे को मतलब बेबी अभी करना है, क्योंकि मैं इतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं थी उस टाइम पे। 20 ईयर्स की एज में जब शादी हो जाती है, हमें खुद का ही जीवन पता नहीं होता कि कैसे क्या हो रहा है हमारे साथ। तो मैं बिल्कुल भी मतलब उस पे तैयार नहीं थी। और उसके बाद जब मैच्योरिटी लेवल आने लगता है तो हमें तब समझ में आती है कि ठीक है, अभी हम इस लायक हैं, हम इतने मैच्योर हो गए हैं कि जो आने वाला एक जीव है उसकी जिंदगी को हम बेटर बना सकते हैं। जब मेरा बच्चा हुआ, मेरा बेटा हुआ, तब मुझे लगा कि हाँ मैं इसकी जिंदगी बेटर बना सकती हूँ। लेकिन उसके बाद दूसरे बच्चे की मेरे मन में नहीं आई, क्योंकि मुझे पता था कि मैं एक बच्चे को वो लाइफ दे सकती हूँ। बात ये नहीं है कि हम उस पर कितना पैसा स्पेंड करना पड़ेगा उसकी पढ़ाई पे, मतलब ये बातें बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। लेकिन एक बात होती है ना कि एक बच्चे पे आप जितना ध्यान दे पाओगे, जितनी आपकी कैपेसिटी है, मेरी कैपेसिटी नहीं है बिल्कुल भी इतनी। आप लोग मुझे बोलते हो ना कि आप इतना एक्टिव हो, मतलब आप बहुत एक्टिव रहते हो पूरा टाइम, हर चीज का ध्यान रखते हो, लेकिन यार बच्चे पैदा करना ना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जितना हम सोचते भी नहीं है। क्योंकि जिस दिन बच्चा आया दुनिया में और जिस दिन आप जाओगे दुनिया से, जिस दिन बच्चा आया दुनिया में उस दिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आनी स्टार्ट होती है। और जिस दिन आप दुनिया से जाओगी ना, वो आखिरी दिन, आखिरी सांस तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस बच्चे को वो सही डायरेक्शन देनी, सही जिंदगी देनी। तो मुझे ये लगता था कि मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं एक बच्चे को सही डायरेक्शन, सही जिंदगी दे सकती हूँ। और दूसरा बच्चा करके हम कहीं ना कहीं पहले बच्चे के साथ या दूसरे बच्चे के साथ नाइंसाफी कर देते हैं, क्योंकि हमारी खुद की जिंदगी तो झंड हुई रहती है और हम सोचते हैं कि ठीक है यार एक बच्चा कर लेते हैं, फिर घर में किसी ने बोला कि दो फटाफट निपटा देते हैं। अरे यार ये तो सोचो कि खुद की कंडीशन कैसी है, पहला बच्चा किस उससे गुजर रहा है और दूसरा बच्चा फिर उसी चीज से गुजरेगा। मतलब यार ये सही में बहुत घिनौना अपराध है। कि मैं ये नहीं कहती कि मतलब एक बच्चा ठीक है, दो बच्चे ठीक, ये ठीक है, आप कितने भी करो, लेकिन आप ये देख लो कि आप उस लायक हो कि उस जिंदगी को बेटर बना पाओगे, उसको अच्छी सीख दे पाओगे अपनी आखिरी सांस तक, उसके लिए वो चीज कर पाओगे। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किसी जीव को ऐसे ही धरती पे लाके उसको रुलाया नहीं जाता हर चीज पे। मैं उस रोने की बात नहीं कर रही जो बच्चा टेंट्रम्स करके हर बात पे रोता है, लेकिन जब घर का माहौल ठीक नहीं होता है, सबसे बड़ा अपराध वहीं से शुरू होता है। आपके घर का माहौल ठीक नहीं है, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है घर का माहौल सुधारने की, दोनों की, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की। और किसी ने लिखा था कि दो बच्चे होना तो बहुत जरूरी है, आपस में वो फ्रेंड बने रहते हैं, एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। मैं एक बात बोलती हूँ आपको, माँ बाप से अच्छा फ्रेंड बच्चे का दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। इवन एक भाई का दूसरा भाई भी नहीं, एक भाई की दूसरी बहन भी नहीं। क्योंकि लास्ट में आते आते जब उम्र बढ़ती है, जब शादी हो जाती है, अपने अपने घर परिवार हो जाते हैं, कोई किसी की देखभाल नहीं करता। इवन आजकल तो टाइम ऐसा है कि दुनिया में अगर कोई किसी का दुश्मन है तो भाई भाई का दुश्मन पहले है। उसको पड़ोसी से दिक्कत होगी नहीं होगी, लेकिन अपने भाई की तरक्की देखते हुए बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। तो मतलब ये वो चीज नहीं है कि मतलब एक बच्चा है तो वो अकेला है, नहीं होगा यार अकेला। हमने कभी फील नहीं किया कि हमारा बच्चा अकेला है। हमें हमेशा ये लगता है कि नहीं, कि हम शुक्रगुजार करते हैं ऊपर वाले का कि हम इस लायक हैं। पैसे के मामले में नहीं बोल रही हूँ,
हम इस लायक हैं, माइंडसेट इस लायक है कि घर में हम उसको वो चीज़ दे पा रहे हैं। लेकिन ये हमेशा से चीज़ें नहीं होती हैं। ये एक एंड पे आपको हस्बैंड वाइफ को एक सुलह करनी पड़ती है कि भैया ठीक है, अभी बच्चा है, अभी हमें उसको कैसी लाइफ देनी है।